नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहां अपने को पढ़ना है अपना टॉपिक जो कि है कार्नोट इंजन। किससे संबंधित? ऊष्मागतिकी वाले जो अपना चैप्टर चल रहा है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्नोट इंजन। इस कार्नोट इंजन से एक सवाल 100% फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की जो क्लास होगी उससे आपके 2 मार्क्स मिनिमम फिक्स है, बता रहा हूँ मिनिमम। 2 भी बन सकते हैं और उसकी मर्जी हुई तो 3 भी बना सकता है, समझ गए। इस प्रकार 2018 में विभव मापी पे 2 और 3 सवाल आ गए, उसी प्रकार इससे भी बन सकते हैं। तो इसीलिए एक तो फिर फिक्स है, एक तो फिक्स ही है 100%। इसलिए इसको पक्का पढ़े, अच्छे से पढ़े और जो भी समझाऊँ उसको अच्छे से समझना, ठीक है। वैसे रियल में देखें तो इसमें एक ही टाइप के सवाल बनते हैं, एक ही टाइप के सवाल, लेकिन अपन इसको पूरा समझेंगे चीज़ें क्या है, ठीक है। जो अपने लिए ज़रूरी है वो सारा समझेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्नोट इंजन क्या है? कार्नोट इंजन। तो ये कार्नोट इंजन एक्चुअली नाम क्यों है कि कार्नो नाम के एक भाई साहब थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने इस इंजन को बनाया। इसको बोलते हैं एक्चुअली, इसको बोलते हैं कार्नो का इंजन या फिर कार्नोट इंजन। कार्नो का इंजन बोलते हैं, लेकिन फिर साथ में हो गया कार्नो इंजन, ठीक है। हाँ, तो देखो कार्नो इंजन होता क्या है? 2 तापों के मध्य, ध्यान से समझना एक लाइन, ठीक है। 2 तापों के मध्य कार्य करने वाला कोई आदर्श, ठीक है, और दूसरा है उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन कार्नो इंजन कहलाता है। 2 तापों के मध्य कार्य करने वाला आदर्श उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन कार्नो इंजन कहलाता है। अब देखो ऊष्मा इंजन तो मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। कि भी आदर्श ऊष्मा इंजन क्या होता है? जिसकी दक्षता कितनी होती है? 100%। जो ऊष्मा अपन जो स्रोत से मिल रही है सारी सारी कार्य में बदल जाए, दैट्स कॉल्ड आइडियल हीट इंजन, ठीक है। तो अब देखो आदर्श ऊष्मा इंजन तो आप समझ गए। अब ये बोल रहा है कि भाई आदर्श उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन, ये भी उत्क्रमणीय, ये क्या लफड़ा है? वैसे जहाँ तक मुझे पता है, आप मैक्सिमम लोगों को पता होगा उत्क्रमणीय क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्या होता है। आपने जब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, पढ़ा है। मतलब अगर कोई क्रिया हुई, ठीक है, कोई क्रिया करके कोई वस्तु दूसरी बनी या फिर कुछ भी हुआ तो अपन उसको उल्टा करने पर वो की वो अवस्था फिर से प्राप्त हो जाए, मतलब रिवर्स करने पर सेम अवस्था वापस मिल जाए, ठीक है। जिसको रिवर्स किया जा सके, जिसको रिवर्स किया जा सके, ठीक है। सेम यही ना भाई, पानी से बर्फ और बर्फ से पानी, तो ये क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के रिवर्स हो सकते हैं ना, ठीक है। इसी प्रकार की चीज़। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी? मतलब अभिक्रिया तो केमिस्ट्री में, उत्क्रमणीय क्या होगा अपने? तो यहाँ पर अपने उत्क्रमणीय ये होगा कि भाई किसी एक अवस्था, निकाय तथा परिवेश की अगर एक अवस्था से आप स्टार्ट करके दूसरी अवस्था में जाओगे और फिर से आप रिवर्स करने पर वापस पुनः उसी अवस्था में आ सकते हो। तो ऐसा पॉसिबल कब है? जब ऊर्जा की हानि नहीं होती। ऐसा पॉसिबल कब है? ऐसा पॉसिबल तब है जब ऊर्जा की हानि ना हो, तब ऊर्जा की हानि ना हो। अब जैसे कि ये पिस्टन है, ठीक है। अब ये पिस्टन से मैं क्या कर रहा हूँ? पहले तो मैं इस पिस्टन को दबा रहा हूँ तो गैस का हुआ संकुचन, ठीक है। फिर वापिस पिस्टन को लेके ऊपर, तो जो गैस की जो स्थिति थी प्रारंभिक अवस्था वो की वो होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ घर्षण यहाँ पर मौजूद रहता है। ये पिस्टन होता है ना, पिस्टन के यहाँ पर कुछ ना कुछ घर्षण मौजूद हो सकता, कुछ ना कुछ विकिरण के कारण कुछ ऊष्मा हानि हो सकती है। मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ ऊष्मा हानि हो सकती है, ठीक है। कुल मिला के बोले तो भाई जो उत्क्रमणीय स्थिति है ना, वो मतलब आइडियली रूप से मतलब नहीं हो सकती। मतलब ये बोल रहे कि मतलब एक टाइप से मतलब रियल में जो अपने आसपास लाइफ में तो एकदम एग्जैक्ट उत्क्रमणीय प्रक्रम कोई नहीं हो सकता, एकदम एग्जैक्ट, समझ के। क्योंकि कुछ ना कुछ ऊष्मा की हानि हो जाती है, कुछ ना कुछ ऊष्मा की हानि हो जाती है, ठीक है। फिर भी आप जैसे कि यही बात समझ लो, जैसे कि अपन बर्फ़ से बनाया पानी और पानी से बर्फ़, तो अपन कितनी भी कोशिश करो लेकिन बर्फ़ से पानी बना
जो ऊर्जा और उस पानी से बर्फ, उन दोनों में मतलब है ना ऊर्जा में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आ ही जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आ ही जाता है। एग्जैक्ट या फिर आदर्श उत्क्रमणीय प्रक्रम वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। आइडियल मतलब मैंने बताया ना कि आइडियल कुछ भी नहीं होता, आइडियल पॉसिबल होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक थ्योरी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ ना कुछ हानि हो जाती है। तो यानी कि मतलब अगर मैं इसको नीचे खिंचा के ऊपर खिंचा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ ऊर्जा में हानि हो रही है, मतलब मैं इसकी जो प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। अब ये ऊर्जा की हानि हो रही है वो कहाँ से होगी, हो सकता है इसकी आंतरिक ऊर्जा से हानि हो, आंतरिक ऊर्जा से हानि हो तो आंतरिक ऊर्जा में बदलाव, ताप में बदलाव, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हो जाएगा, भले वो बहुत छोटा सा हो। तो इस चीज़ को बोलते हैं भाई उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय अपन क्या मानेंगे, मोस्टली अपन ये मान लेंगे भाई जिसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती, जिसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऊर्जा की हानि नहीं हो, कुछ ना कुछ हानि तो हो जाती है, ठीक है, कुछ ना कुछ हानि तो हो ही जाती है। लेकिन अगर एक डेफिनेशन के हिसाब से बोले तो भाई उत्क्रमणीय प्रक्रम वो होता है जिसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। क्या होता है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है। निकाय तथा परिवेश दोनों ही पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। निकाय तथा परिवेश पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय, यानी कि पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं होती तथा ऊर्जा की हानि होगी, तथा ऊर्जा की हानि होगी। वैसे तो अपने प्रकृति में सारे प्रक्रम वो मिलते हैं, वो एक्चुअली अनुत्क्रमणीय होते हैं, कोई भी एग्जैक्ट उत्क्रमणीय नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊष्मा की हानि कहीं ना कहीं हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन जैसे कि ये भाई जो पानी का बर्फ में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना, तो इसको अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम मानते हैं, लेकिन वो 100% उत्क्रमणीय नहीं है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऊर्जा का लॉस हो जाता है। अब मेरे ख्याल समझ गए होंगे, क्योंकि उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय इसके ऊपर ज़्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आप केमिस्ट्री में खुद भी पढ़ते हो, और यहाँ तो सिर्फ एक शब्द है, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि उत्क्रमणीय मतलब वापिस प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। जो चीज़ बनाई उसका उल्टा जो करोगे, उल्टा मैकेनिज्म अप्लाई करोगे तो वापिस जो पहले था वो स्थिति प्राप्त की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती, बस उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा तो उसमें ऊर्जा की हानि नहीं होगी, इतना समझ लो। तो अब देखो, दो तापों के मध्य कार्य करने वाला कोई आदर्श उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन तो क्या होता है, आपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है, कि भाई स्रोत ऊर्जा देता है और जो कार्यकारी पदार्थ उसको ऊर्जा को कार्य में चेंज करता है, ऊष्मा को, ठीक है, और बाकी जो वेस्टेज रहती है उसको सिंक ले लेता है। तो भाई आदर्श ऊष्मा इंजन क्या होता है, आदर्श ऊष्मा इंजन ये होता है कि भाई जिसकी दक्षता 100% हो, जो दी गई ऊर्जा उसको कार्यकारी पदार्थ पूरा का पूरा कार्य में बदलता है। तो ये बोल रहा है कि उत्क्रमणीय आदर्श ऊष्मा इंजन, कौन सा इंजन, उत्क्रमणीय आदर्श ऊष्मा इंजन, यानी कि उसको वापिस रिवर्स भी किया जा सकता है। ऐसे कैसे वापिस रिवर्स भी किया जा सकता है, कुछ भी ऊर्जा में हानि कहीं पर भी नहीं होगी, ठीक है। उत्क्रमणीय मतलब उसको रिवर्स भी किया जा सकता है, बस सिर्फ इतना मतलब इसका, ठीक है। बाकी लास्ट में इसमें जो सवाल बनते हैं ना वो तो बहुत ईजी से बनते हैं, ठीक है। सिर्फ एक थ्योरी थोड़ा बहुत समझ लो, चीज़ें अगर थोड़ा बहुत घुमा के पूछ ले तो, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थ्योरी पे भी बता के पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल पे ही आए, ठीक है। अब एक कार्नो थ्योरम। कार्नो थ्योरम क्या है भाई, इसने ये बोला कि दो निर्धारित समान तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। दो निर्धारित समान तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, ठीक है। ये कार्नो थ्योरम है, इसको कोई रटना है नहीं, मैंने बस ऐसे लिखवा दिया, ठीक है। कार्नो चक्र क्या होते हैं, कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ होता है ना, उस पर अपन उसके द्वारा कार्य किया जाता है। जो कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ होता है उसके द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, और वो कार्य विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों के हिसाब से किया जाता है। यानी कि उसमें एक बार क्या होगा, समतापी, रुद्धोष्म, एक बार फिर से वो, मतलब विभिन्न प्रकार के प्रक्रम हो सकते हैं। और वो सभी प्रक्रम क्या, कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ कर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी सभी प्रक्रम कैसे होंगे, उत्क्रमणीय होंगे। कैसे होंगे, उत्क्रमणीय, यानी कि उसको रिवर्स किया जा सकता है। सभी प्रक्रम कैसे होंगे, जो भी कार्नो इंजन में प्रक्रम होंगे सारे के सारे कौन से होंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम होंगे। कौन से होंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम से गुजरते हुए पुनः प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण कर लेना कार्नो चक्र कहलाता है। कार्नो चक्र कहलाता है। सिंपल सी बात है, एक बार फिर से बता देता हूँ।
दो तापों के मध्य कार्य करने वाला कोई आदर्श उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन कार्नो इंजन कहलाता है। सेम T1 T2 यानी कि दो तापों के मध्य कर रहा कार्य, एक ताप किसका, स्रोत का, एक ताप सिंक का। ठीक है, कार्नो पर मैं क्या बोलती है कि दो निर्धारित समान तापों, अगर ये T1 और T2 समान हो जाए, अगर T1 और T2 समान हो जाए तो उनके बीच में जो भी इंजन कार्य करेगा उसकी दक्षता हमेशा समान होगी। अगर T1 ये बोला कि दो निर्धारित समान तापों, ताप तो अपन ले रहे हैं कि भाई एक स्रोत का एक सिंक का T1 T2, ये बोले कि दो निर्धारित समान तापों, यदि कि दोनों बराबर हो जाए तो उस केस में मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजन, जो भी इंजन आप लगाओगे उनके बीच में, उन सभी की दक्षता क्या होगी, समान होगी। उन सभी की दक्षता क्या होगी, समान होगी। और कार्नो चक्र क्या है कि भाई पूरा एक राउंड पूरा करना। चक्र मतलब क्या, राउंड पूरा करना, यानी कि कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ कर, किसी एक अवस्था से प्रारंभ कर अपन क्या करेंगे, विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रम, एक बार समतापी, रुद्धोष्म वगैरह वगैरह, ये करके 4 टाइप से करते प्रक्रम से गुजरते हुए पुनः प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण कर लेना कार्नो चक्र कहलाता है। क्या कर लेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, ये होता है थोड़ा बहुत थ्योरी, टाइम लगा है लेकिन चीज़ें मतलब समझना जरूरी नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाना वो भी अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो एक दो कार्नो चक्र एक्चुअली में करना क्या चाहता है, कार्नो वाले जो साइंटिस्ट थे वो ये पता करना चाहते थे कि कोई भी इंजन अपनी अधिकतम एफिशिएंसी कितनी दे सकता है, कोई भी इंजन कितना अधिकतम दक्ष हो सकता है, उसकी दक्षता अधिकतम कितनी हो सकती है, उसी चीज़ को पता करने के लिए ये कार्नो इंजन बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब देखो कार्नो इंजन की बनावट, एक्चुअली कार्नो इंजन में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो कार्नो इंजन में होता है, एक तो होता है कार्यकारी पदार्थ, दूसरा होता है स्रोत, तीसरा सिंक, चौथा होता है कुचालक स्टैंड। 3 चीज़ तो अपन पहले पढ़ चुके थे, कार्यकारी पदार्थ, स्रोत, सिंक, जो कि अपन ऊष्मा इंजन में पढ़े थे, वही चीज़ें है। ठीक, कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे कुचालक स्टैंड अलग से काम में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ है, ये स्रोत जिसका ताप T1, ये क्या होगा, सुचालक होगा, जहाँ ऊष्मा का आधा प्रदान हो सकता है। ये कुचालक स्टैंड है, ये कार्यकारी पदार्थ है, और ये सिंक T2 है। अब देखो पहले बात करते हैं कार्यकारी पदार्थ की। कार्यकारी पदार्थ क्या है कि भाई जिस पे या तो कार्य किया जाएगा या जो कार्य करेगा, समझ गए। मतलब पहले अपन ने जो पढ़े उसमें क्या लिया था, एक में तो अपन हीट इंजन में क्या लिया था, जल वाष्प, ये क्या बोलते पेट्रोल वगैरह वो चीज़ें, और उसमें फिर नेक्स्ट जो शीतलक वाला किया था उसमें क्या, वो गैस। तो मतलब कुल मिला के कार्यकारी पदार्थ वो होगा जो या तो जिस पे कार्य किया जाएगा या जो कार्य करेगा, समझ गए। मतलब कार्य उसके इर्द गिर्द होता है, मतलब या तो वो खुद कार्य करता है या फिर उस कार्यकारी पदार्थ पर कार्य किया जाता है, तो वो होता है कार्यकारी पदार्थ। अब यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ क्या काम में लिया जाता है, यहाँ पे काम में लिया जाता है आदर्श गैस से भरा हुआ एक सिलेंडर। यहाँ पे लिया जाता है आदर्श गैस से भरा हुआ एक सिलेंडर जिस पर घर्षण रहित पिस्टन लगाओ। आदर्श गैस से भरा हुआ एक सिलेंडर जिस पर घर्षण रहित पिस्टन लगाओ, समझ गए। सारी चीज़ें देखो, आदर्श गैस से भरा हुआ पिस्टन, सिलेंडर जिस पर घर्षण रहित पिस्टन, क्योंकि घर्षण क्यों लिया, ताकि अपन एक उत्क्रमणीय स्थिति प्राप्त कर सके। अगर घर्षण रहित मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ घर्षण रहित होती ही नहीं है, बिल्कुल जीरो घर्षण गुणांक तो किसी का नहीं होता, वो तो एक चीज़ होती है आइडियल। लेकिन फिर भी मैंने बताया ना कि भाई अपन एक हद तक, जिस हद तक अपन शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं, तो सिलेंडर जिस पर घर्षण रहित पिस्टन लगा होता है, मतलब घर्षण बहुत कम, अगर ये रियलिटी में देखें तो वो घर्षण तो है लेकिन बहुत कम है। और अगर आइडियली बात करें तो कि भाई घर्षण रहित, ठीक है। तो सिलेंडर जिस पर घर्षण रहित पिस्टन लगाओ, ठीक है। आदर्श गैस से भरा हुआ एक सिलेंडर जिस पर घर्षण रहित पिस्टन लगाओ। मैं सही बताऊँ, एक चीज़ आपने पढ़ी भी होगी, घर्षण रहित मतलब अगर घर्षण रहित कोई चीज़ है ना तो फिर वहाँ पे इंसान चल नहीं सकता। आपको पता, अगर घर्षण नहीं होना तो इंसान चल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कार्यकारी पदार्थ। आदर्श गैस से भरा हुआ एक सिलेंडर जिस पर घर्षण रहित पिस्टन लगा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसने घर्षण रहित क्यों लिया, क्योंकि अपने को ये प्रक्रम को क्या करना है, उत्क्रमणीय बनाना है। और उत्क्रमणीय बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन चाहेंगे कि ऊर्जा की हानि ना हो। तो ऊर्जा की हानि ना हो तो जो भी ये बाहर के जो बल वगैरह है, घर्षण वगैरह चीज़ें, उनको मतलब नहीं के बराबर माने, ठीक है। एक होता है स्रोत। स्रोत क्या है, नियत उच्च ताप T1। नियत उच्च ताप मतलब कि उसका ताप हमेशा T1 बना रहेगा, नियत उच्च ताप T1 वाली वस्तु। स्रोत क्या है, नियत उच्च ताप T1 वाली वस्तु। और सिंक क्या है, नियत निम्न ताप T2 वाली वस्तु। यानी कि नियत उच्च ताप T1 ये बना के रखेगा, ये नियत निम्न ताप T2 बना के रखेगा। दोनों के पास में मैंने लिखा है ऊष्माधारिता अनंत, ऊष्माधारिता अनंत। मैंने बताया था कल भी, ऊष्माधारिता अनंत का मतलब ये होता है कि भाई
अगर स्रोत है तो उसके शब्दों में बोले तो कि उससे कितनी भी ऊष्मा निकाल लो उसका ताप हमेशा T1 बना रहेगा। उससे कितनी भी ऊष्मा निकाल लो उसका ताप हमेशा T1 बना रहेगा, ठीक है। और सिंक को कि उसको कितनी भी ऊष्मा दे दो तो भी उसका ताप हमेशा T2 बना रहेगा, यानी कि वो कितना भी धारण कर सकता है, कितनी भी ऊष्मा को धारण कर सकता है, समझ गए। वो होती है उसकी ऊष्मा धारिता, वो होती है उसकी ऊष्मा धारिता, ठीक है। भाई कितनी भी ऊष्मा को धारण कर सकता है लेकिन ताप में परिवर्तन नहीं करेगा, ताप में परिवर्तन नहीं करेगा। स्रोत कितनी भी ऊष्मा उससे ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो अपने ताप में परिवर्तन नहीं करेगा। ये सेम ऐसा ही है, अपनी इंसानों की सहनशीलता होती है ना कि जैसे कि थप्पड़ खाने की क्षमता, मतलब एक नॉर्मली जैसे किसी इंसान है उसको एक थप्पड़ मारा, 2 मारा, 3 मारा, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे भाई इसकी थप्पड़ धारिता अधिक है। थप्पड़ धारिता अधिक मतलब कि भाई इसको कितने भी थप्पड़ मारा गुस्सा ही नहीं आ रहा है, उसको गुस्सा ही नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना बात। मतलब आप इंसान को नॉर्मली क्या करोगे, आप एक थप्पड़ मारोगे गुस्सा आएगा सामने वाले को, ठीक है। वैसे आप किसी को उष्मा दोगे या उष्मा लोगे तो ताप में परिवर्तन होगा, साफ बात है। लेकिन यदि उष्मा धारिता यदि अनंत है, उसी प्रकार उसकी थप्पड़ धारिता, थप्पड़ खाने की क्षमता अनंत है, तो उस थप्पड़ से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यानी कि उसको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी कितनी भी उष्मा निकालो या फिर दो, कोई भी ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा, समझ गए ना। मतलब वो सहनशीलता, चीज़ों को कितना एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तब ज़्यादा समझ ही गए होंगे, अब ज़्यादा एग्जाम्पल देने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो वैसे आप ये थप्पड़ धारिता ट्राई करना मत, सामने वाला आप एक मारोगे ना वो 10 मार देगा, ठीक है। तो स्रोत नियत उच्च ताप T1 वाली वस्तु है, उष्मा धारिता अनंत, और नियत निम्न ताप T2 वाली वस्तु उष्मा धारिता अनंत। समझ गए उष्मा धारिता अनंत का मतलब कि भाई उष्मा दो या लो, कितनी भी दो या कितनी भी लो, इनके ताप में परिवर्तन नहीं होगा, बस कहने का मतलब ये है। कुचालक स्टैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई इसमें। ये क्या होता है, पूर्णतः कुचालक वस्तु है। कुचालक स्टैंड क्या है, पूर्णतः कुचालक वस्तु है, ये पूरी की पूरी कुचालक वस्तु है, जिस पर रखकर कार्यकारी पदार्थ को रुद्धोष्म प्रक्रम से गुजारा जाता है। कुचालक स्टैंड क्या है, पूर्णतः कुचालक वस्तु है। ये क्या है, पूर्णतः कुचालक वस्तु है जिस पर रखकर कार्यकारी पदार्थ को रुद्धोष्म प्रक्रम से गुजारा जाता है। जब रुद्धोष्म प्रक्रम से करेंगे तो इस कार्यकारी पदार्थ को क्या करेंगे, इस कुचालक स्टैंड पर रख देंगे। क्यों, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में आप पढ़े हो कि रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जो ना तो उष्मा लेता है ना देता है। तो उसको कहाँ पे रखेगी, ना तो कोई उसको उष्मा दे ना कोई ले, तो किसी कुचालक स्टैंड पर रखोगे। सुचालक पर तो रख दिया तो या तो ले लेगा, या तो ले लेगा, जैसे इस पर रखोगे तो ये तो ले लेगा, इस पर रखोगे तो ये दे देगा, समझ गए। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में अपने को क्या चाहिए, ना तो उष्मा लेनी है नहीं देनी है, तो कहाँ रखोगे, कुचालक स्टैंड में। तो रुद्धोष्म प्रक्रम कहाँ होगा, कुचालक स्टैंड पे रख के ही होगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, समझ गए। वैसे मोस्टली इस पे 99% सवाल एक फार्मूला है 1 - Q2/Q1 1 - T2/T1, उस पर आते हैं, लेकिन चीज़ें कैसे भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी सारी, ये समझ गए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए समझते हैं कि कार्नो इंजन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या प्रक्रम होते हैं। वैसे तो इन हर एक का एक डेरिवेशन है, लेकिन जो कार्य निकालने के डेरिवेशन वगैरह उनसे अपने कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। नहीं, यहाँ कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होने वाला आपके कि आपको उसका डेरिवेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको समझ लो बस, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करने का। देखो, कार्नो इंजन के एक चक्र में कार्यकारी पदार्थ पर 4 प्रक्रम किए जाते हैं। जब कार्नो इंजन अपना एक चक्र पूरा करता है, एक चक्र, तो उसमें उस पर 4 प्रक्रम होते हैं। कौन से प्रकार के, 4 प्रकार के प्रक्रम होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। समतापी प्रसार पहले होगा। ये जो सीक्वेंस है वो पूछा जा सकता है, आपको सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि क्या होगा, एक बार समतापी एक बार रुद्धोष्म, एक बार समतापी एक बार रुद्धोष्म, पहले समतापी प्रसार फिर रुद्धोष्म प्रसार, फिर समतापी संपीड़न फिर रुद्धोष्म संपीड़न। ये लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज आप याद रखना। तो पहले क्या होगा, समतापी प्रसार। क्या होगा, समतापी प्रसार। तो समतापी में क्या होगा, कार्यकारी पदार्थ को स्रोत पर रखा जाता है। कार्यकारी पदार्थ को क्या किया जाता है, स्रोत पर रखा जाता है। और
चूंकि ये समतापी है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, जीरो। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो, और स्रोत जो ऊष्मा देगा Q1 वो पूरी की पूरी कार्य करने के रूप में काम में आएगी। स्रोत जो ऊष्मा देगा Q1 वो पूरी की पूरी कार्य करने के रूप में काम में आएगी, और किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्रसार हो रहा है, जहाँ भी प्रसार हो रहा हो वहाँ कार्य क्या होगा, धनात्मक। गैस का कभी भी प्रसार होता है तो कार्य क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज होगा रुद्धोष्म प्रसार। दूसरा क्या होगा, रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार ये भी कार्यकारी पदार्थ को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। रुद्धोष्म में कहाँ रखा जाएगा, कुचालक स्टैंड पर, समझ गए। रुद्धोष्म दोनों रुद्धोष्म में कहाँ रखा जाएगा, कुचालक स्टैंड पर। तो रुद्धोष्म प्रसार यानी कार्यकारी पदार्थ को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। चूँकि क्या है, ये रुद्धोष्म है तो इसलिए ना तो ये ऊष्मा देगा ना ही ऊष्मा लेगा, Q = 0। अब क्या हो रहा है, गैस का प्रसार हो रहा है तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। कार्य क्या होगा, धनात्मक। लेकिन आपको पता है Q = W + U होता है, ठीक है। तो चूँकि ये तो Q तो 0 है और W + U है, तो अगर W पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा U को, समझ गए। तभी तो कुल मिला के ये क्या बनेगा, 0 बनाएगा। तो क्या होगा, ये कार्य पॉजिटिव कहाँ से होगा, जब आंतरिक ऊर्जा में हानि करके कार्य किया जाएगा, यानी कि आंतरिक ऊर्जा घटेगी। ये कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी, आंतरिक ऊर्जा से आएगी। कहाँ से आएगी, आंतरिक ऊर्जा से। अतः आंतरिक ऊर्जा घटेगी, समझ गए। ये कुछ आंतरिक ऊर्जा कार्य के रूप में चली जाएगी, समझ गए। चूँकि रुद्धोष्म प्रसार में ये होता है Q = 0। फिर आता है समतापी संपीड़न। समतापी संपीड़न, तो समतापी संपीड़न मतलब कार्यकारी पदार्थ को सिंक पर रखा जाता है। कार्यकारी पदार्थ को सिंक पर रखा जाता है। इसमें बात ध्यान रखना, जब समतापी का पहले प्रसार होगा तो स्रोत पर, समतापी संपीड़न सिंक पर, और जो रुद्धोष्म दोनों है भले वो प्रसार और संपीड़न हो वो किस पर रखे जाते हैं, स्टैंड पर, कुचालक स्टैंड पर, ठीक है। तो समतापी संपीड़न यानी कार्यकारी पदार्थ को सिंक पर रखा जाता है। किस पर, सिंक पर। तो चूंकि समतापी है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0, क्योंकि ताप समान रहता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0। तो जो भी ऊष्मा जिसको दी जाएगी, जो भी ऊष्मा उसको दी जाएगी वो किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर। यहाँ पे सॉरी फर्क 3 ये कार्य जो किया गया कार्य वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। कारण संपीड़न हो रहा है, कारण क्या हो रहा है, संपीड़न। किया गया कार्य नेगेटिव, और इस Q2 क्या होगा, उसको ऊष्मा दी जाएगी, उसको ऊष्मा दी जाएगी। किसको, सिंक को। ये ऊष्मा कौन लेगा, सिंक लेगा, समझ गए। Q2 सिंक लेगा और Q1 अपन स्रोत से लेते हैं। Q1 स्रोत देता है और Q2 सिंक लेता है, ठीक है। और यहाँ पर कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। और चूंकि ये आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन 0 है तो ये किसके बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बस, ठीक है। यानी कि इनके साइन का अंतर होगा, लेकिन जो कार्य का नेगेटिव परिवर्तन जो है उतनी के उतनी ऊष्मा उसको सिंक को दी जाएगी, ठीक है। एक होता है रुद्धोष्म संपीड़न, नेक्स्ट आता है रुद्धोष्म संपीड़न। तो मैंने बताया कार्यकारी पदार्थ को कहाँ रखेंगे, स्टैंड पर। रुद्धोष्म प्रकरण में कहाँ रखेंगे, स्टैंड पर। चूँकि रुद्धोष्म में ऊर्जा 0, ना देंगे ना लेंगे, और क्या संपीड़न हो रहा है तो क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नेगेटिव होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव। किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव। संपीड़न हो रहा है ना, तो किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, समझ गए। क्योंकि भाई रुद्धोष्म में क्या होता है, ना ऊर्जा देते हैं ना लेते हैं, ठीक है। और संपीड़न है तो कार्य नेगेटिव। संपीड़न आ जाए मतलब कार्य नेगेटिव होगा, और कार्य नेगेटिव होगा तो साफ बात है आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। भाई कुल मिलाकर अपने को Q तो क्या रखना है, 0 रखना है ना, ठीक है। Q 0 रखने के लिए क्या होगा, अगर कार्य पॉजिटिव है तो कार्य नेगेटिव है तो आंतरिक ऊर्जा को होना पड़ेगा पॉजिटिव। यहाँ पर अपना कार्य क्या था, पॉजिटिव था, तो आंतरिक ऊर्जा को नेगेटिव होना पड़ा, समझ गए। अब देखो, अब इनमें ध्यान से देखो, इस केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0, यहाँ आंतरिक ऊर्जा घटी, यहाँ परिवर्तन 0, यहाँ आंतरिक ऊर्जा बढ़ी। कुल मिला के पूर्ण चक्र में आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। पूरे चक्र में आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन कितना हुआ, 0 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन 0, यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा घट रही थी, यहाँ पर बढ़ रही थी,
सॉरी यहाँ पर 0, फिर यहाँ से फिर से बढ़ रही है, तो मतलब वो एक चक्कर में वही फिर से अपनी क्रिया को जो प्रारंभिक अवस्था है उस पर आ रहा है, वही हो रहा है ना भाई। इसमें अपने क्या कहा था कि कार्नो इंजन क्या होता है, कार्नो इंजन उत्क्रमणीय आदर्श ऊष्मा इंजन होता है, जो कि अपनी प्रारंभिक अवस्था पर फिर से आता है। यानी कि एक बार 2 स्टेप में तो ऊर्जा 0, एक बार ऊर्जा घट रही है तो एक बार ऊर्जा बढ़ेगी, समझ गए। और अगर आप कार्य यहाँ पे देखोगे तो कार्य पॉजिटिव पॉजिटिव 2 बार प्रसार, संपीड़न संपीड़न, कार्य नेगेटिव 2 बार नेगेटिव, ठीक है, ये होता है। अब देखो लास्ट में क्या आता है, कुल कार्य। अब आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ लेना, ठीक है। कुल कार्य यानी कि अपन क्या करते हैं, W1 W2 W3 W4, क्योंकि जब आप बोर्ड के हिसाब से पढ़ते हो तो W1 निकालते हो, अपने को उनका डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। W1 का डायरेक्शन करते हो, W2 का डायरेक्शन करते हो, W3 निकालते हो, W4 निकालते हो, फिर उन सभी को जोड़ते हो, और जोड़ने पर आखिर में जो अपने को फाइनल रिजल्ट क्या आता है, किया गया कुल कार्य होता है Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, यानी कि उसमें में हानि कुछ भी नहीं होगी। जो सोर्स स्रोत देगा उसमें से कुछ तो कार्य में बदल जाएगी और कुछ किस चले जाएगी, सिंक को, समझ गए। ये सेम ऐसा ही है जैसा किस में आया था अपने, ऊष्मा इंजन में। तो कार्नो इंजन और ऊष्मा इंजन का लास्ट जो फॉर्मूला रहता है वो भी सेम ही रहता है, ठीक है। हाँ, तो कुल कार्य क्या आएगा, W=Q1 माइनस Q2, यानी कि जितनी अपने स्रोत से ली, ठीक है, उसमें से Q2 सिंक को दे दी, तो पीछे बचा उस पर क्या हुआ, कार्य हुआ, पीछे बची वो किस में काम में आई, कार्य के काम में, समझ गए। तो ये चीज़ें होती है, ये मेन पॉइंट। अगर आपको डायरेक्शन से मतलब कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे W1 W2 W3 W4 का डायरेक्शन करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसके पीछे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। और वैसे भी अगर वो पूछ भी लेगी भाई W1 में क्या हुआ, तो आपको मान दे देंगे कि भाई ये V1 है V2 है, तो आपको पता है W1 क्या होता है, समतापी होता है, तो समतापी के कार्य वाला फॉर्मूला लगा दो, बस बात खत्म, ठीक है। W2 क्या होता है, ये होता है रुद्धोष्म में होता है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो। W4 में इसका लगा दो, 3 में समतापी वाला लगा दो, तो वो तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं, उसकी ज़रूरत है नहीं। लास्ट में अपने क्या आएगा, कार्य बराबर Q1 माइनस Q2, कार्य बराबर क्या आएगा, Q1 माइनस Q2। और ये बातें इंपॉर्टेंट साइड ध्यान रखना, ये बातें जो रेड में लिखी है ना, ये सारी बातें इनको अच्छे से समझ देख लेना, ठीक है। ये होता है कार्नो इंजन में होने वाले चारों चक्र। चारों चक्र मतलब एक बार समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। एक बार जब समतापी प्रसार में इसको कहाँ पे रखते हैं, स्रोत पे, और समतापी संपीड़न में सिंक पे, और रुद्धोष्म में कहाँ पे रखते हैं, कुछ अलग स्टैंड पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका ग्राफ। अब देखो ये है ग्राफ P और V के बीच में इस कार्नो इंजन का ग्राफ है। तो कार्नो इंजन में पहले क्या होता है, A से स्टार्ट होगा, A से स्टार्ट होगा, A से B जाएगा, वो क्या होगा, समतापी प्रसार, समतापी प्रसार। तो यहाँ देखोगे आप, तो देखो समतापी प्रसार मतलब आयतन बढ़ेगा, तो देखो A पॉइंट से B जा रहे हो तो आयतन बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा रुद्धोष्म प्रसार, तो B से C देखो, B से C जा रहा है तो क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ थोड़ा कम रहा है, लेकिन बढ़ जरूर रहा है। B से C जा रहे हो तो थोड़ा सा ऐसे इस साइड जा रहा है, थोड़ा सा गैप देखो, तो इस साइड क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो ये हो गया रुद्धोष्म प्रसार। फिर होता है समतापी संपीड़न, फिर होता है समतापी संपीड़न, ठीक है, और फिर होता है रुद्धोष्म संपीड़न, फिर होता है रुद्धोष्म संपीड़न, समझ गए। अब देखो इनमें एक चीज़ आपको पता है, मैंने पहले बता रखा है आपको कि समतापी क्रिया क्या है, धीरे धीरे होने वाली क्रिया है, क्या है, धीरे धीरे। और रुद्धोष्म क्रिया कैसी है, अचानक होने वाली प्रक्रिया। तो देखो समतापी धीरे धीरे हो रहा है, इसका जो ये देखो, और रुद्धोष्म अचानक हो रहा है, ऐसे समतापी धीरे धीरे हो रहा है, रुद्धोष्म अचानक, यानी कि इसका जो ढाल है, समतापी का ढाल कम होता है इसको, और इसका रुद्धोष्म का ढाल क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब भी कभी आपको कुछ एग्जाम में भी ऐसा पूछा जा सकता है, समतापी में क्या होता है, ढाल कम होता है, और इसका रुद्धोष्म का ढाल क्या होता है, ज़्यादा होता है। समतापी का क्या होता है, -P/V, और इसका -YP/V, ठीक है, समझ गए। तो ये ऐसे होता है, और ये पूरा एक चक्कर पूरा करता है, ये बोलते हैं उसको, इस 4 प्रक्रम, A से B एक प्रक्रम, B से C एक प्रक्रम, C से D एक प्रक्रम, D से E A एक प्रक्रम, वापिस A B C D A पूरा घूम के आने को बोलते हैं एक पूरा कार्नो चक्र। इसको क्या बोलते हैं, पूरा A से B, B से C, C से D, D से A, ये क्या हो जाएगा, पूरा एक कार्नो चक्र, ये जो पूरा एक कार्नो चक्र। तो एक कार्नो चक्र में कितने होते हैं, 4 प्रक्रम होते हैं।
कितने होते हैं? 4 प्रक्रम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो एक चीज़ आपको यहाँ से सब समझ में आ रही होगी, ये क्या है? यहाँ पे अपने को पता है पीवी क्लॉक पॉजिटिव, पीवी क्लॉक पॉजिटिव। ठीक है, किया गया कार्य पीवी का ग्राफ यदि किस में है? क्लॉक वाइज में, तो किया गया कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो देखो पीवी, ये कौन सा ग्राफ दिया? पीवी दिया हुआ है और ऐसे घूम रहा है घड़ी की दिशा में, तो उसका कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव। कार्य क्या होगा इसमें? पूरा का पूरा पॉजिटिव। कार्य क्या होगा? पॉजिटिव। और कार्य वो किसके बराबर होगा? Q1 माइनस Q2 के बराबर। Q1 क्या है? स्रोत से ली गई ऊष्मा और Q2 सिंक को दी गई ऊष्मा। समझ गए? ये हो गया कार्नो इंजन। चलिए अब देखो कार्नो इंजन की दक्षता, सारे सवाल न्यूमेरिकल इसी पे बनते हैं। किस पे? इसी पे। कार्नो इंजन की दक्षता, तो दक्षता क्या होगी? किया गया कार्य तथा स्रोत से ली गई ऊष्मा, यानी कि मैंने बताया था कि दक्षता क्या होती है? किया गया कार्य अपन ली गई ऊष्मा, जो ऊष्मा सिर्फ लेते हैं उसको, दी गई ऊष्मा को छोड़ दो, सिर्फ ली गई ऊष्मा। तो ली गई ऊष्मा क्या होती है? Q1 अपन किससे लेते हैं? स्रोत से लेते हैं। ठीक है, तो किया गया कार्य अपन स्रोत से ली गई ऊष्मा, तो किया गया कार्य W अपन ली गई ऊष्मा Q1। ठीक है, तो आपको पता W कितना आया है? Q1 माइनस Q2, जितना स्रोत से लिया और वापिस एक सिंक को दिया, Q2 सिंक को दे दिया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना Q1 ज़्यादा होगा और Q2 क्या होगा? कम होगा। वो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस Q2 अपन Q1। लेकिन चूंकि इसके लिए कार्नो इंजन के लिए क्या होता है कि भाई ये Q1 अपन Q2 बराबर T1 अपन T2 होता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है Q1 अपन Q2 बराबर T1 अपन T2। ठीक है, तो अपन Q2 Q1 की जगह T2 T1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Q2 Q1 की जगह T2 T1 भी लिख सकते हैं। समझ गए? ठीक है, ये ऐसे। तो ये हो गया Q1 अपन Q2 बराबर T1 अपन T2, 1 माइनस T2 अपन T1। ये फॉर्मूले हो गए। इन्हीं पे न्यूमेरिकल बनते हैं, इन्हीं पे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, अपन न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे अभी। अब देखो फॉर्मूला ये याद रखना, सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी पे है। एन को क्या लिख सकते हैं? किया गया कार्य W अपन Q1 लिख सकते हैं, या फिर और इसको खोल के लिखे तो आपने को पता है W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है Q1 माइनस Q2, इसलिए 1 माइनस Q2 अपन Q1 आ गया। और चूंकि Q1 बाई Q2 बराबर है T1 बाई T2, तो इसको 1 माइनस T2 बाई T1 भी लिख सकते हैं। तो बस ये याद रखना पूरा, समझ गए? ये पूरा पूरा याद रखने का है। क्या होगा? कार्य अपॉन किसके? स्रोत से ली गई ऊष्मा। सारे न्यूमेरिकल इसी पे बनेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसी पे। समझ गए? कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। अब देखो दक्षता निकालने के फॉर्मूले में कहीं पर भी कार्यकारी पदार्थ में क्या चीज़ थी, उसका क्या मान था वगैरह वगैरह, उस पर कोई डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं कर रही है। ठीक है, कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है? सिर्फ और सिर्फ T2 T1 या फिर Q2 Q1। तो ये केवल स्रोत एवं सिंक के ताप पर निर्भर करती है, स्रोत एवं सिंक के ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, अब कह रहा है T2 अपॉन T1 का मान घटेगा तो दक्षता बढ़ेगी। साफ बात है, आपको यदि दक्षता को बढ़ाना है, n को बढ़ाना है, ठीक है, n को बढ़ाना है, n को बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा? T2 अपॉन T1 घटेगा, ये घटेगा तो मान क्या आएगा? बड़ा आएगा, तो इसलिए n बड़ा हो जाएगा। तो T2 अपॉन T1 का मान घटेगा तो क्या होगा? दक्षता बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी। ये पॉसिबल कब है? जब, यानी कि मतलब अगर अपने को 100% दक्षता करनी है प्राप्त, 100% दक्षता प्राप्त करनी है, यानी कि मतलब ये समझ लो 100% दक्षता का मतलब ये होगा कि भाई कितना दक्षता कितनी? 1 मिले। अगर परसेंटेज मतलब 100 से गुणा, n का मान कितना हो? 1 हो। तो 1 प्राप्त करने के लिए क्या होगा? या तो मैं क्या कर दूँ? T2 को 0 कर दूँ, T2 को 0, या तो T2 को 0 कैलन कर दूँ। 0 कैलन मतलब माइनस 273 सेंटीग्रेड के आसपास, क्योंकि वो भी क्या असंभव है, कोई पॉसिबल नहीं है इतना नेगेटिव में जाना। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या कर दूँ? इन्फिनिट कर दूँ, ताकि ये पूरा 0 आ जाए। तो यह T1 बराबर इन्फिनिट, जो कि ये भी असंभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100% दक्षता प्राप्त करना असंभव है। समझ गए? अब एक आइडियली बोल सकते हो, आदर्श रूप में बोल सकते हो, लेकिन रियल में प्रैक्टिकली 100% प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, 100% दक्षता प्राप्त करना असंभव। किसी भी चीज़ में देख लो, दुनिया का कोई भी काम देख लो, 100% दक्षता प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, आप भले ही 5 मिनट एक किताब लेके बैठ जाओ, चलो 5 मिनट का 5 मिनट भी आपके मतलब
ऐसे 5 में से 1 सेकंड 2 सेकंड तो कुछ माइंड में अलग थॉट आ ही जाते हैं, ठीक है। 100% एफिशिएंसी नहीं रह पाती कभी भी, लेकिन मैक्सिमम हमेशा जीवन में करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए करते हैं न्यूमेरिकल्स इसके आसपास ही घूमने वाले हैं। मैं चाहता ना तो शायद आपको ये बता के भी ये कार्नो इंजन पूरा करा सकता था, इतनी रामायण का काम ही नहीं था, लेकिन वो रामायण जरूरी है समझने, क्योंकि सवाल मोस्टली यहीं से आएंगे, लेकिन कैसे घुमा के पूछ ले कोई ज़रूरी नहीं। अगर आपने मेरे से पढ़ा है, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने पढ़ाया था और हमसे सवाल हुआ ही नहीं। तो इसलिए मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता, सारी चीज़ें आपको समझा दी। अब आपको ये थ्योरी में से भी कुछ भी कैसे भी घुमा के पूछ ले आप कर दोगे, अगर इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ा है तो, समझ गए। हाँ, चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि भाई एक कार्नो इंजन ताप 100 डिग्री सेल्सियस तथा ताप 20 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है, दक्षता ज्ञात करो। तो इसने सिंक और स्रोत का ताप ऐसे नाम देकर नहीं बोला, लेकिन आप खुद समझ सकते हो कि जो स्रोत होता है किस पे होता है, उच्च ताप पर। तो T1 क्या हो गया, T1 हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और सिंक क्या होता है निम्न ताप पर, तो T2 कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको किस में बदलो, केल्विन में। मैंने कहा था कि जब भी आप तापमान को किसी फिजिक्स में वगैरह कहीं भी फार्मूले में सॉल्व करो तो उसको बदलना होता है केल्विन में, और जो थीटा होता है एंगल उसको बदलना होता है किसमें, रेडियन में, समझ गए। तो 100 प्लस 273 यानी कि 373 केल्विन, 373 केल्विन। ये हो जाएगा 20 प्लस 273 यानी कि 293 केल्विन, 293 केल्विन। अब देखो आपको पता दक्षता क्या होती है, N1 माइनस T2/T1। इसको सही से लिखोगे T1 माइनस T2/T1 लिख सकते हो, ठीक है। तो T1 माइनस T2 यानी कि 373 इंटू माइनस कितना हो जाएगा 293, तो 373 माइनस 293, और T1 कितना है 373, ये हो जाएगा कितना 80/373। ये जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.214, इसको 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, अगर परसेंटेज में निकालना है तो 21.4%, अगर परसेंटेज में पूछा तो कितना आ जाएगा 21.4%, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, देखो कितना है T2 कितना है 293 और T1 कितना है 373, ठीक है। सीधा फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन था। अब देखो इसको क्वेश्चन, इसको करो। 1 किलो जूल का कार्नो इंजन 327 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है, ज्ञात करो पहला किया गया कार्य, दूसरा अवशोषित उष्मा, तीसरा विसर्जित उष्मा, चौथा दक्षता। तो देखो पहली बात इसने क्या बोला, 1 किलो जूल का कार्नो इंजन, किलो जूल का कार्नो इंजन मतलब किया गया कार्य कितना होगा, W, किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई, ये खुद कह रहा है कि 1 किलो जूल का कार्नो इंजन मतलब वो कितना कार्य करेगा 1 किलो जूल, यानी कि 1 किलो जूल, 1 के जूल इसको लिखते हैं 1000 जूल, क्या होता है 1000 जूल। तो किया गया कार्य क्या होता है, मतलब किया गया कार्य क्या हो गया 1000 जूल, 1000 जूल, समझ गए। कि किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, ठीक है। उस की जगह क्या लिख सकते हो 10 की घात 3, तो 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल। तो ये आ गया किया गया कार्य तो क्या होगा 1000 जूल, ठीक है। अब पूछ रहा है अवशोषित उष्मा, तो अवशोषित उष्मा मतलब क्या निकालना हमने को Q1, समझ गए। ऑटोमेटिकली आप लैंग्वेज से समझ गए होंगे, Q1 निकालना, यानी जो अपन उष्मा किससे करते हैं, अवशोषित उष्मा किससे करते हैं, स्रोत से लेते हैं उष्मा, तो स्रोत से ली गई उष्मा क्या Q1। ये कहता है विसर्जित उष्मा यानी कि दी गई, देते किसको है, सिंक को, Q2 निकालना, और ये दक्षता निकालनी है N, समझ गए। अब आपके पास ये आ गया, कार्य आ गया, तो अब आप सब कुछ निकाल सकते हो, आपके पास फॉर्मूले तैयार है, ठीक है। देखो आप सभी को बताएं कि भाई 1 किलो जूल का कार्नो इंजन ये 27 डिग्री मध्य कार्य करता है, ज्ञात करो किया गया कार्य अवशोषित उष्मा, ठीक है। 327 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको किस में बदलना आपने को, केल्विन में। तो पहले तो निकाल लो, ये कौन सा T1 होगा, उस ताप पर T1, तो 327 डिग्री सेल्सियस का कितना हो जाएगा, 273 जोड़ोगे, इसमें 273 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 600 केल्विन, और T2 कितना आएगा, देखो ये 300 केल्विन, समझ गए। इसमें कोई दिक्कत, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो चीज़ें कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको मान दिया हुआ इतना। अब आपको पता है निकालना क्या Q1 है, तो Q1 कहाँ से निकालोगे,
तो चूंकि अपने पास दक्षता का फॉर्मूला होता है n बराबर क्या होता है W/Q1 ये होता है, और एक साइड अपने को ये भी पता है कि n बराबर क्या होता है T1 माइनस T2, T1 माइनस T2/T1 ये भी होता है, समझ गए। तो इसका मतलब इसमें आपको W पता है, T1 T2 पता है, तो Q1 निकाल सकते हो, इसमें आप Q1 निकाल सकते हो, ठीक है। तो मान रख दो, मान पुट कर दो, कितना है W 1000, Q1 निकालना है, T1 कितना है 600, T2 कितना है 300, T1 कितना है 600, ये कितना आ जाएगा 600 माइनस 300, 300, 600 माइनस 300 कितना आएगा 300 आएगा, और 300 से 600 काटेंगे 1/2, जब 1/2 यानी कि 2 इससे हट जाएगा तो Q1 कितना आएगा 2000, Q1 कितना आएगा 2000, Q1 कितना आ गया 2000, Q1 कितना 2000। अब पूछ रहा है विसर्जित ऊष्मा, क्या पूछ रहा है विसर्जित ऊष्मा। तो विसर्जित ऊष्मा यानी कि अपने को पता है W बराबर क्या होता है Q1 माइनस Q2, तो आपको Q2 निकालना है। तो Q2 कैसे निकालोगे, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W, Q1 कितना है 2000, W कितना है 1000, तो Q2 कितना आ जाएगा 1000, Q2 कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अब पूछ रहा है दक्षता निकालनी है, तो दक्षता तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आपको W भी पता है Q भी पता है, इससे भी निकाल सकते हो, T1 माइनस T2/T1 इससे भी निकाल सकते हो, या फिर एक और बन जाएगा 1 माइनस Q2/Q1, इसमें भी रख के निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो, आपके पास सारे मान है, Q2 भी है Q1 भी है, T2 भी है T1 भी है, W भी है Q1 भी है। इस फॉर्मूले में रखो तो भी मान सेम ही आएगा 1/2, इसमें रखोगे तो भी 1/2 आएगा, इसमें भी रखोगे तो भी 1/2 आएगा। चलो मैं इसमें रख लेता हूँ, W कितना 1000, Q1 कितना 2000, यानी कि 1/2, समझ गए। तो ऐसे करना चीज़ों को। चलिए एक आध न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। क्वेश्चंस को कैसे भी पूछे सारे फार्मूले यही है, ये जो मैंने बताया यही सारे फार्मूले हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अब चलिए 2 न्यूमेरिकल और। एक कह रहा है कि कार्नो इंजन 527 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है, यदि स्रोत से ली गई ऊष्मा कितनी है 500 किलो कैलोरी है, तो सिंक को दी गई ऊष्मा ज्ञात करो। तो आपको दिया हुआ T1 T2 दिया हुआ है और आपको Q1 भी दिया हुआ, Q2 निकालना है। तो आपको सिंपल सा संबंध पता है, एक संबंध आपको क्या पता है कि भाई Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2, ये संबंध आपको पता है। आपको निकालना क्या है Q2 निकालना है। क्या पूछा है कि भाई सिंक को दी गई ऊष्मा Q2, तो Q2 क्या आ जाएगा T2/T1, इससे लेके जाओगे इंटू Q1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो T1 कितना है 527 सेल्सियस, जब कैल्विन में बदलोगे तो कितना आएगा 800 कैल्विन, T2 27 सेल्सियस यानी कि 300 कैल्विन। जब रखोगे मान तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा, Q1 कितना है 500 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी यानी कि 500 × 10⁻³ और T2/T1 कितना T2 300, T1 कितना है 800, ठीक है। ये देख लो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 10⁻5 आ जाएगा, ये 5 × 3 15, 15 बटा नीचे 8 × 10⁻5 कैलोरी। Q2 कितना आएगा 15 बटा 8 × 10⁻5 कैलोरी, ये आएगा, ठीक है। 5 × 3 15 और नीचे 8, और ये 10⁻2 और 10⁻3, ये 10⁻5। एक बोल रहा है कार्नो इंजन हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच कार्य करता है। कार्नो इंजन हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच कार्य करता है, दक्षता ज्ञात करो। तो आपको पता है भाप क्या होता है, भाप बिंदु क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक जब क्या बनना स्टार्ट होती है, बर्फ बनना, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। इसको लिखोगे तो 373 कैल्विन और ये 273 कैल्विन। अब बोल रहा है कि इसकी दक्षता ज्ञात करो। तो दक्षता आपको पता है n बराबर 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस T2/T1 कितना हो जाएगा T1 माइनस T2/T1। T1 कितना है 373 माइनस 273 अपन 373 कितना हो जाएगा 100 बटा 373, 100 बटा 373, और ये आ जाएगा 0.268, 0.268। जब 100 से गुणा करोगे, अगर परसेंटेज में निकालना है तो 26.8% इसकी दक्षता हो जाएगी। इसको तो आप याद भी रख सकते हो, अगर सवाल सीधा सीधा आ जाए कि भाई हिमांक और भाप बिंदु के बीच कार्य करने वाले
जो उस कार्नो इंजन है उसकी दक्षता क्या होगी, तो वो क्या होगी 26.8%, 26.8%। तो ऐसे है न्यूमेरिकल। चलिए एक न्यूमेरिकल शीतलक से संबंधित कर लेते हैं, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल किया नहीं है, ठीक है, वो कर लेते हैं। अब देखो शीतलक से संबंधित एक सवाल है, एक प्रशीतक अपने अंदर रखे हुए खाद्य पदार्थ को 9 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखता है। अपने अंदर रखे हुए खाद्य पदार्थ को 9 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप 36 डिग्री सेल्सियस हो तो निष्पादन गुणांक ज्ञात करो, तो निष्पादन गुणांक ज्ञात करो, ठीक है। तो ये देखो निष्पादन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, ठंडी वस्तु से ली गई उष्मा Q2 अपन किया गया कार्य यहाँ पर भी क्या होगा Q1 माइनस Q2 होगा, ठीक है। तो Q2 अपन Q1 माइनस Q2। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा Q1/Q2 बराबर होता है T1/T2, भले ही वो शीतलक हो, भले ही उष्मा इंजन हो, ठीक है, या फिर कार्नो इंजन हो। जहाँ पर भी आपको T1/T2 दिया हुआ है तो आप Q1/Q2 की जगह T1/T2 लिख सकते हो, यानी कि Q1 की जगह T1 और Q2 की जगह T2 लिख सकते हो। कारण ये रहता है कि भाई जो स्रोत और सिंक है ना, उनकी धारिता बहुत अनंत है, उनकी धारिता बहुत अनंत है। उनसे आप कितनी भी उष्मा निकालो वो ताप अपना T नियत बना रखते हैं। तो यदि आप 100 उष्मा निकालो तो भी ये ताप T नियत बना के रखेगा, 200 उष्मा बना के रखेगा तो भी ताप T नियत बना के रखता है। यानी कि कुल मिला के ये समझ लो कि Q और T लगभग समानुपाती का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? समानुपाती का काम करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो जहाँ पर भी अपन Q है वहाँ T लिख सकते हो, Q1 की जगह T1 लिख सकते हो, Q2 की जगह T2 लिख सकते हो, तीनों के लिए। कौन कौन सा? प्रशीतक, उष्मा इंजन और जो कार्नो इंजन। इनके सवाल में यदि जहाँ पर भी अगर Q1 नहीं लेके T1 दिया हुआ है तो वहाँ T1 लिख सकते हो, ठीक है। Q1 की जगह T1 काम आ सकता है और Q2 की जगह T2 काम आ सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा ये बात, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हो कि मतलब आप उष्मा इंजन का सवाल करो, आप बोलो सर उष्मा तो दी हुई नहीं, ताप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये संबंध वैलिड रहता है, ठीक है, उनके लिए। तो अब देखो यहाँ पर भी मैं यही करूँगा, Q2 की जगह क्या लिख दिया T2, Q1 की जगह T1 और Q2 की जगह T2, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहाँ पर कि भाई अपने क्या होगा, Q2 क्या होता है, जो अपने ठंडी वस्तु होती है उससे ली गई उष्मा, जो ठंडी वस्तु होती है उसकी ली गई उष्मा। तो ठंडी वस्तु का ताप कितना होता है, जो कम 9 डिग्री सेल्सियस, और जो गर्म को अपन क्या करते हैं लास्ट में उष्मा देते हैं तो 36 डिग्री सेल्सियस। इसमें उल्टा होता है ना, किसका? उष्मा इंजन का उल्टा होता है, ये 36 डिग्री सेल्सियस। अब इसको T2 मतलब 9 को मैं किस में बदल दिया, केल्विन में, कितना क्या 282, और T1 यानी कि 36 को मैंने बदल दिया केल्विन में, कितना आया 309, 282, 309 माइनस 282, 282 बटा 309 में से 282 के कितना है 27, कितना आ गया 27, ये आ जाएगा 10.44, कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.44, ठीक है। ये न्यूमेरिकल एक इस पर भी हो गया, क्या पता अध्ययन बोर्ड वाले जाग जाए और एक आध न्यूमेरिकल इस पर बना दे, ठीक है। तो यही करना है बस। थोड़ा सा मतलब आपको पता है शीतलक वाला थोड़ा अलग है, बाकी उसका जो ये जो अपने कार्नो इंजन है और उष्मा इंजन दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं शीतलन गुणांक या निष्पादन गुणांक। ये एफिशिएंसी नहीं है, दक्षता नहीं है, समझ गए। यहाँ पे दक्षता नहीं है, उसके इसकी दक्षता वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, एल पर दक्षता में संबंध 1 - n/n, ठीक है। चलो तो ये अपने चीज़ें यहीं पर ख़त्म हो गई, ठीक है। और ये संबंध आपको ध्यान रखना, ये तीनों के लिए काम में ले सकते हो। जहाँ पर भी क्यू नहीं दिया हुआ वहाँ आप टी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, और इनसे मतलब ये समझ लो कि ये जो शीतलक, उष्मा इंजन और ये कार्नो इंजन, इनसे मोस्टली 2 सवाल आने वाले हैं, ठीक है। इनसे 2 सवाल आने वाले, ये सब बात है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और रहा है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। अब है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ये लास्ट टॉपिक है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऐसे ये ऊष्मागतिकी का नियम आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही चीज़ों का। देखो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इससे कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह कोई चीज़ इतनी बनती नहीं है स्पेशल, बस सिर्फ समझने का थोड़ा सा। अगर इससे समझ के बेसिस पे कुछ सवाल न्यूमेरिकल से पूछ ले तो आप समझ के कर पाओ उसको, ठीक है। तो ज़्यादा रटना नहीं है इसको, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ उसको याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ समझना कि क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है कि भाई ये क्या करता है कि किसी क्रिया के होने या नहीं होने, भाई ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये बताएगा कि कोई क्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती,
उसको बताएगा। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसी क्रिया के होने या नहीं होने का ज्ञान देता है कि ये क्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती। और अगर ये होती है, अगर मान लो ये क्रिया होती है तो किस दिशा में होगी, किस पथ पर होगी, कैसे होगी, क्या क्या प्रक्रिया होगी, उसको बताएगा। तो किसी क्रिया के होने या नहीं होने तथा क्रिया के होने की दिशा के ज्ञान में सहायक है। यानी कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कोई क्रिया पहले तो होगी या नहीं होगी वो डिसाइड करेगा, अगर होती है तो किस दिशा में होती है, किस प्रकार से होती है, उसका ज्ञान देगी। ठीक है, यह ऊष्मा इंजन की दक्षता तथा प्रशीतक के निष्पादन गुणांक की सीमा तय करता है। ये क्या करता है? ऊष्मा इंजन की दक्षता तथा प्रशीतक के निष्पादन गुणांक की सीमा तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तय करता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता अधिकतम कितनी हो सकती है। ये ऊष्मा इंजन की दक्षता अधिकतम कितनी हो सकती है, या फिर जो प्रशीतक है उस प्रशीतक का निष्पादन गुणांक अधिकतम कितना हो सकता है। प्रशीतक का निष्पादन गुणांक अधिकतम कितना हो सकता है। ठीक है, यानी कि मतलब क्या अपन आइडियल हीट इंजन या फिर आइडियल प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर आदर्श प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो ये बताएगा। समझ गए? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये बताएगा कि अपन आदर्श ऊष्मा इंजन बना सकते हैं या फिर क्या आदर्श प्रशीतक बना सकते हैं, उसके बारे में ये बताएगा। तो ये नियम दो कथनों पर आधारित है। ये नियम दो कथनों पर आधारित है। एक है ये वाला कथन, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिला के दिया, एक ये वाला कथन, ये सिर्फ एक साइंटिस्ट ने दिया। अब ये दोनों कथन क्या कह रहे हैं ध्यान से समझ लो। ये चीज़ें मैंने समझाई हुई है, सिर्फ मैं एक बार बताऊंगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, देखो ये कथन जो ये कैल्विन जो भी है, ठीक है, कैल्विन तथा प्लांक, तो कैल्विन तथा प्लांक का कथन यानी कि ये कार्नो इंजन या ऊष्मा इंजन पर आधारित है। मैंने बताया भाई ऊष्मा इंजन और कार्नो इंजन लगभग एक जैसे ही है। ठीक है, लगभग ये कार्नो इंजन क्या है? कार्नो इंजन है कि भाई अगर ऊष्मा इंजन आदर्श हो और उत्क्रमणीय हो जाए, भाई ऊष्मा इंजन यदि उत्क्रमणीय हो जाए तो वो बन जाता है कार्नो इंजन जैसा। ठीक है, तो कार्नो इंजन या ऊष्मा इंजन पर आधारित है। अब तो ये क्या कहता है कि भाई स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में बदलना असंभव है। ये क्या कह रहा है? पहला कथन ये कह रहा है कि भाई स्रोत से जो ऊष्मा लेते हैं ना, उस संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में नहीं बदला जा सकता। कुछ ना कुछ ऊर्जा तो सिंक को जाएगी ही, कुछ ना कुछ ऊर्जा तो सिंक को जाएगी ही। समझिए, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई आदर्श हीट इंजन, आदर्श ऊष्मा इंजन नहीं बना सकते, आदर्श ऊष्मा इंजन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो Q1 मिलेगा उसमें से कुछ कार्य में जाएगा और कुछ ना कुछ पीछे बचा हुआ Q2 वो तो सिंक को जाना ही है। तो ये कह रहा है कि भाई स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में बदलना असंभव है। स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में बदलना असंभव है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऊर्जा तो सिंक को जाएगी। तो अगर W बराबर Q1 यानी कि भाई जो Q1 मिला पूरा का पूरा कार्य में बदल जाए तो इसका मतलब क्या होगा? सिंक को मिलने वाला Q2 क्या होगा? 0 होगा। तो ये केस असंभव है, इस प्रकार की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। आइडियली इस प्रकार की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकती, ये असंभव है। समझ, सॉरी, मतलब आइडियली प्राप्त कर सकते हैं, रियल में इस प्रकार की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। ये स्थिति क्या है? असंभव है। समझ गए? ये सिर्फ आइडियल केस में ही हो सकता है। समझ गए? आइडियल केस में ही हो सकता है, एक थ्योरेटिकल रूप में मान सकते हैं, लेकिन अपन आदर्श रूप में ऐसा कोई बना नहीं सकते। अपन कुछ भी आदर्श ऊष्मा इंजन अपन रियल रूप में बना नहीं सकते। समझ गए? इसके कहने का मतलब यही है। भाई आदर्श ऊष्मा इंजन क्या होता है कि भाई दिया गया सारी ऊष्मा कार्य में बदल जाए, वो होता है आदर्श ऊष्मा इंजन। तो अपन लोग आदर्श ऊष्मा इंजन नहीं बना सकते। सिंपल सी बात ये है। आदर्श ऊष्मा इंजन एक थ्योरी तक सीमित है, एक बुक तक सीमित है, बुक में लिखी गई थ्योरी तक सीमित है। रियल में अपन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया सकता है, रियल में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये बात संभव नहीं है कि भाई सारे के सारा दिया गया Q1 W में परिवर्तित हो जाए और सिंक को मिलने वाली जो उसमें 0 हो जाए, तो ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अब है कॉल्चिस का कथन। कॉल्चिस भाई साहब क्या कह रहे हैं? इनका कथन किसके सिद्धांत पर आधारित है? प्रशीतक के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? प्रशीतक के सिद्धांत पर। तो प्रशीतक क्या करता था? प्रशीतक में अपन क्या करते हैं? ऊर्जा का पंप करते हैं, इसलिए उसको प्रशीतक को अपन ऊर्जा पंप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा पंप भी बोलते हैं। कारण तो देखो, प्रशीतक के सिद्धांत पर आधारित है और उस प्रशीतक को क्या बोलते हैं? ऊर्जा पंप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं? इसमें बिना बाहरी कार्य के निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा का स्थानांतरण असंभव है। यानी कि अपन प्रशीतक में क्या करते थे
कि अपन बाहर से उस पर कार्य करते थे, कार्यकारी पदार्थ पर बाहर से कार्य करते थे, और अपन क्या करते थे, जबरदस्ती निम्न ताप वाली से उष्मा को उच्च ताप वाली वस्तु को देते थे, जो कि नॉर्मली नहीं होता। सामान्यतः उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप को जाती है, लेकिन अपन जबरदस्ती करके बाहर से कार्य करके Q1 से Q2 की तरफ उष्मा का फ्लो करते हैं, मतलब T1 से T2, सॉरी T2 से T1, ठीक है, यानी कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर उष्मा का फ्लो अपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई बिना बाहरी कार्य के अगर बाहरी कार्य नहीं है तो निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा का स्थानांतरण असंभव है। समझ गए? ये कह रहा है कि भाई यदि आपको निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा देना है तो बाहरी कार्य करना ही पड़ेगा, तभी आप निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली को उष्मा दे सकते हो। अगर बाहरी कार्य नहीं कर रहे हो, बिना बाहरी कार्य के, बाहरी कार्य जीरो है, तो निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा का स्थानांतरण असंभव है। उष्मा का स्थानांतरण असंभव है। समझ गए? तो अपन जो आदर्श प्रशीतक नाम की ये बात की थी अपन ने कि भाई आदर्श प्रशीतक, तो आदर्श प्रशीतक में अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई बिना किसी बाहरी कार्य के अपन निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा का स्थानांतरण कर दे, वो होता था आदर्श प्रशीतक। तो ये कथन क्या कह रहा है कि आदर्श प्रशीतक बनाना असंभव है। सिंपल सी बात है, ये अपने घर में रखा हुआ फ्रिज, अब फ्रिज में बाहरी कार्य कौन कर, फ्रिज में रखी हुई वस्तु है, ठीक है, वस्तु का कोई टेम्परेचर है, फ्रिज में वो वस्तु रखने पर क्या होती है, ठंडी होती है, यानी कि अपनी उष्मा बाहर के वातावरण को देती है। लेकिन ये बताओ अगर इसमें बिजली की सप्लाई नहीं हो, फ्रिज के अंदर बिजली की सप्लाई नहीं हो, ठीक है, फ्रिज के अंदर विद्युत सप्लाई नहीं आए, तो क्या ये फ्रिज उसके अंदर रखी वस्तु को ठंडा कर पाने में सक्षम है? नहीं, ठंडा नहीं कर पाएगा। अगर लाइट नहीं है तो फ्रिज अपन क्या बोलते हैं, काम ही नहीं करता, फ्रिज नहीं चलता, उसमें फ्रिज के अंदर रखी हुई वस्तु ठंडी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब लाइट आती है तो वो क्या करती है, बाहरी कार्य करती है। बाहरी कार्य कौन करता है? लाइट। लाइट कहीं ना कहीं से बाहरी कार्य लेके आता है, वो करता है उससे बाहरी कार्य, तब जाके इसके अंदर की जो उष्मा है, सॉरी उसके अंदर की वस्तु है, इसकी उष्मा बाहर के वातावरण को जाती है। यानी कि बाहर अगर बहुत गर्मी है, बाहर 45 डिग्री सेल्सियस बीट टेम्परेचर, फिर भी अपन इसको उष्मा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत वाला जो सिस्टम है वो इस पर कार्य करता है। अगर विद्युत नहीं है तो फिर इसमें वो प्रसिद्ध का सिद्धांत सही ढंग से फॉलो नहीं होगा, यानी कि उष्मा निम्न ताप से उच्च ताप वाली वस्तु को नहीं जाएगी। निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा भेजने के लिए अपन क्या करना पड़ता है, बाहरी कार्य करना पड़ता है। समझ गए? अब सिंपल से मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं लेक्चर भी बहुत लंबा सुबह से ले रहा हूँ लगातार, ठीक है, ये लेक्चर शायद बहुत लंबा भी हो गया होगा, इसको रिकॉर्ड करते करते बहुत टाइम हो गया, मैं भी बोल बोल के थक जाता हूँ, लास्ट में आता था तो मुझे भी समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलना कुछ और चाह रहा होता हूँ, मुंह से शब्द कुछ और निकल रहे होते, ठीक है। तो ठीक है, बस सिंपल सी बात ये आप समझ गए होंगे कि भाई ये कहना चाह रहा है कि आदर्श उष्मा इंजन नहीं बना सकते बस, और ये कॉल्सियस ये कहता है कि आदर्श प्रशीतक नहीं बना सकते, बस सिंपल सी बात तो ये है। अगर मैं एक ही लाइन में कहूँ ना तो ये ऊष्मागतिकी नियम ये कहता है कि अपन ना तो आदर्श उष्मा इंजन बना सकते हैं और ना ही आदर्श प्रशीतक बना सकते हैं। अभी आदर्श प्रशीतक और आदर्श उष्मा इंजन क्या होता है? आदर्श उष्मा इंजन वो होता है जो सारे के सारे मिली जो स्रोत से उष्मा मिलती है उसको कार्य में बदल दे, और आदर्श प्रशीतक ये होता है कि भाई बिना किसी बाहरी कार्य के निम्न ताप वाली वस्तु से उस ताप वाली वस्तु को उष्मा स्थानांतरित कर दी जाए। समझ गए? तो ये हो गया द्वितीय नियम। कुछ एक आध पॉइंट और है वो और समझ लेते हैं। एक चीज़ होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी और ये एंट्रोपी का कहीं ना कहीं इसके जो द्वितीय नियम है इससे कुछ संबंध होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना dS/dQ/dt, ये कहीं ना कहीं जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है उसका एक संबंध है, एक टाइप से उसको शो करता है, ठीक है। ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। आप केमिस्ट्री में एंट्रोपी पढ़ते हो, ठीक है, आपको पता ही होगा एंट्रोपी क्या होता है। गैस की आणविक गति की अनियमितता या का मापक, यानी कि अनियमितता अधिक होने पर एंट्रोपी अधिक होगी, ठीक है। यानी कि एंट्रोपी क्या होती है, कहीं पर भी अनियमितता है तो उसको बोलते हैं एंट्रोपी, अनियमितता, ठीक है। यानी कि जो शेड्यूल है वो सही ढंग से फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कुछ भी चीज़ मतलब सही ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है, अनियमितता है, तो उसको बोलते हैं एंट्रोपी। तो गैस की आणविक गति की अनियमितता का मापक है। अब क्या होता है, अनियमितता अधिक होने पर एंट्रोपी अधिक होगी, अनियमितता अधिक होने पर एंट्रोपी अधिक होगी। जैसे कि आपने क्या कर दिया, कोई गैस है, गैस का ताप T1 है और गैस के कण सही ढंग से व्यवस्थित है, आपने ताप बहुत बढ़ा दिया, ठीक है, तो गैस की अनियमितता ज़्यादा होगी, गैस के कण
फैलने लग गया अच्छे से, दौड़ने लगे बहुत ज़्यादा इधर उधर इधर उधर। पहले तो सारे कण एक ढंग से मतलब व्यवस्थित थे, अब तो ताप बढ़ाया तो गैस के कण फैलने लग गए, अव्यवस्थित हो गए। तो अव्यवस्थित हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी बढ़ गई। अव्यवस्थित होना यानी कि एंट्रोपी बढ़ना, ठीक है। एंट्रोपी क्या है, अनियमितता का मात्रक है, अव्यवस्थित होने का मात्रक है, ठीक है। तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा अपन ताप, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा अपन ताप। तो ds बराबर dq अपॉन टी, तो यानी कि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। यदि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको कहीं पर ये ऊष्मा और एंट्रोपी में संबंध पूछ ले, या फिर ये बता सकते हैं कि भाई निकाय को ऊष्मा दी गई है, बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, या फिर कुछ ना थोड़ा बहुत लिंक किया जा सकता है, क्योंकि इस एंट्रोपी का संबंध ऊष्मा गति के द्वितीय नियम से है, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा और कुछ इसके डीप में जाना नहीं है। बाकी जो भी एंट्रोपी की बातें हैं वो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो अच्छे से। तो चलिए, मैंने जैसा वादा किया था आज 5 तारीख है, और सिलेबस तो पूरा नहीं हुआ है लेकिन ये वाला चैप्टर पूरा हो गया, यानी कि अपने 6 चैप्टर पूरे हो गए। और यहाँ तक अपने जो समझने की चीज़ें थी वो अच्छे से समझ के किए 6 चैप्टर। आगे के भी थोड़ा जल्दी जल्दी भागेंगे, ठीक है। उनको फिर मैं मतलब ये समझ लो कि मतलब जो चीज़ काम की है वही बता के अपने उस चैप्टर को पूरा करेंगे, ठीक है। इनको जो बहुत ज़्यादा समझने के थे वो अपने 6 चैप्टर अच्छे से कर लिए, अब 4 चैप्टर अपन जल्दी जल्दी अपने को करने हैं। और आपको भी मेरा सपोर्ट करना होगा। मैं भी लगातार क्लास लिए ही जा रहा हूँ, ठीक है। मैं भी थक जाता हूँ बहुत बार, आप देखते हो कि मैं मतलब बोलते बोलते मतलब यहाँ कुछ बता कुछ और रहा हूँ, मुँह से कुछ और निकल रहा था, वो थकान होती है, ठीक है। वो दिमागी तौर पर भी थकान आ जाती है, बोलना बॉडी मतलब सिंपल नहीं होता यार, मतलब बहुत खड़े होके मतलब लगातार क्लास बना। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट है, आपके भी मोटिवेशन आते रहते हैं, सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, सर मज़ा आ रहा है, मतलब आपकी तरफ से भी टाइम रेस्पॉन्स मिलता है तो मुझे मज़ा आता है, ठीक है। ऐसे ही रेस्पॉन्स दिया करो। थैंक यू सो मच।